आज के मुख्य अतिथि श्रद्धेय श्री कोश्यारी जी का अभिनंदन करते हैं। मेरा उनसे अनुरोध है कि आज के इस मंगलाचरण कार्यक्रम में मंगल गीत का प्राकट्य करके कार्यक्रम का शुभारंभ करें। अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्माम अमृतमम गमय, अर्थात हम असत्य से सत्य की ओर चले, अंधेरे से उजाले की ओर चले और जड़ता से प्रकाश की ओर चले। तालियों से स्वागत भाषण के लिए मुंबई चैप्टर के माननीय अध्यक्ष श्री विजय जी केडिया को आमंत्रित करता हूं। महामहिम राज्यपाल आदरणीय श्री भगत सिंह जी कोश्यारी, एकल श्री हरिराष्ट्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सत्यनारायण जी काबरा, संरक्षक श्री गोपाल जी कंदोई, राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष श्री महेश जी मित्तल सूरत, एकल अभियान के महामंत्री श्री माघवेंद्र जी, हमारे सभी सम्मानीय अतिथिगण व श्री हरि मुंबई के सभी चैप्टर के कार्यकारिणी सदस्यों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और जय श्री राम। ये वर्ष एकल श्री हरि का रजत जयंती वर्ष है व इसका समापन समारोह मुंबई में 8 और 9 जनवरी को होने जा रहा है। उसी के मंगलाचरण यानी कर्टेन रेजर के निमित्त आदरणीय राज्यपाल महोदय की गरिमामय उपस्थिति में उनका आशीर्वाद प्राप्त करने हम इस दरबारे क्लब में एकत्रित हुए हैं। मैं सर्वप्रथम राज्यपाल जी का श्री हरि की तरफ से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एकल श्री हरि मुंबई का आज का विशाल रूप परम आदरणीय बाबूजी स्वर्गीय श्री स्वरूप चंद जी गोयल की देन है। मुंबई में हमारे क्षेत्रानुसार 20 चैप्टर कार्यरत हैं और यहाँ पर उपस्थित सभी भाई और बहनें कार्यकारिणी के एक्टिव सदस्य हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समय समय पर गर्व से बताते हैं कि देश में कोरोना काल के समय हमारा सबसे अधिक विस्तार हुआ है। मुंबई के भी मेरे सभी चैप्टर के सदस्यों ने हर क्षेत्र में अपना पूरा सहयोग दिया है। पिछले साल एकल श्री हरि मुंबई समिति को माननीय महामहिम राज्यपाल जी द्वारा कोरोना काल में समिति द्वारा किए गए कार्यों के लिए राजभवन में सम्मानित किया गया था। पूरे भारतवर्ष में एकल श्री हरि द्वारा वनवासी में संस्कार, शिक्षा और समाज परिवर्तन के सपने को सजाने और गति देने में आदरणीय श्री श्याम जी गुप्त हमेशा हमारे प्रेरक हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन में वे हजारों कार्यकर्ताओं की श्रम साधना से उस सपने को सच होता देख रहे हैं। यह हम सब एकल श्री हरि के सेवकों के लिए जहां गर्व का विषय है, वहीं पर आप जैसे तपस्वी महानुभावों की वर्षों की साधना के परिणाम स्वरूप आज पूरे देश में 4 लाख गांवों में आत्मविश्वास से भरपूर आत्मनिर्भर भारत का नया रूप देखने को मिल रहा है, जिससे अपने सनातन मूल्यों के प्रति अडिग निष्ठा है। इसी परंपरा के अंतर्गत हम शीघ्र ही मुंबई में शबरी बस्ती के हमारे कार्य का विस्तार करने जा रहे हैं। एकल श्री हरि के रजत जयंती वर्ष के समापन कार्यक्रमों के मंगलाचरण में आपकी उपस्थिति से हम सभी गौरवान्वित हैं। आपका पुण्य पुण्य धन्यवाद। अब मैं रजत जयंती कार्यक्रम की संयोजिका व मुंबई महिला समिति के अध्यक्षा श्रीमती मीनाक्षी अग्रवाल को आमंत्रित करता हूं कि वे एकल श्री हरि के रजत जयंती समापन समारोह जो कि 8 और 9 जनवरी को मुंबई में आयोजित है, उसके संबंध में जानकारी प्रदान करें। सभी को मेरा एकल प्रणाम, दीपावली की राम राम। आप सबके चेहरे खिले हुए देख के बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच में हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए महामहिम राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी पधारे हैं। सर्वप्रथम मैं एकल परिवार की ओर से उन्हें प्रणाम करती हूँ और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और साथ ही यहाँ उपस्थित
सभी सम्मानित अतिथियों को भी प्रणाम करती हूँ। ईश्वर की कितनी सुंदर शाम है ये, क्या उसका ढेर सारा धन्यवाद कि उसने हमें मौका दिया कि आजादी के अमृत महोत्सव में की पावन बेला में हम एकल श्री हरि रजत जयंती वर्ष मनाने का। इस पल के लिए जोरदार तालियां तो बनती है। 25 वर्ष पूर्व जब एकल श्री हरि के प्रणेता माननीय श्री श्यामजी गुप्त की अंडमान निकोबार में वनवासी से भेंट हुई, तब उन्होंने उनके दर्द को जाना, उनकी पीड़ा को समझा और वनवासी के सामाजिक सांस्कृतिक उत्थान के लिए एकल श्री हरि की परिकल्पना की। कलकत्ता से श्री साधुराम जी बंसल और फिर हमारे बाबूजी श्री स्वरूप चंद जी गोयल, उनकी छत्र छाया में एकल श्री हरि इन वर्षों में एक वट वृक्ष की भांति पूरे भारत को संस्कार रूपी छाया प्रदान कर रहा है और ऐसे समाज के निर्माण की ओर अग्रसर है जो शिक्षित, संस्कारी, समरस और व्यसन मुक्त हो। समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए बहुत ही संक्षेप में मैं आपको बताना चाहूंगी, आज लगभग 70,000 संस्कार केंद्र हमारे चल रहे हैं और 58 हरि रथ पूरे देश भर में चल रहे हैं। पर हमारा लक्ष्य है 1 लाख संस्कार केंद्र और 75 श्री हरि रथ। और हमारी महत्वाकांक्षी योजना गौ ग्राम योजना, जिसका पहले चरण में ही कल गोपाष्टमी के दिन पश्चिम बंगाल के नकाशीपाड़ा में ग्रामीणों को गाय दी गई। अगले चरण में 29 नवंबर को झारखंड में दी जाएगी। इस तरह से 1 लाख गौवंश को हम गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है, गाय बिकेगी नहीं तो कटेगी नहीं। तो आप सबका सहयोग पूर्ण तरह से श्री हरि के साथ है। एकल श्री हरि के रजत जयंती वर्ष के शुभारंभ में आप सभी जानते हैं 3 दिवसीय कथा हमारे कथाकार गांव-गांव में खूब जोर शोर से दिसंबर माह में किए, जिससे समरसता की भावना जागृत हुई और 12,000 किलोमीटर तय करके रामायण प्रतियोगिता पूरे देश भर में हुई, जिसका सीधा प्रसारण टीवी चैनल के माध्यम से हुआ था। और 6 और 7 मार्च 2021 को दिल्ली में हमारे सुभाष जी गोयल के अध्यक्षता में 2 दिवसीय समारोह भी संपन्न हुआ था। और अब रजत जयंती वर्ष का समापन समारोह, जो अपनी ही नगरी में, अपने ही शहर में, अपने ही सामने होने जा रहा है, जनवरी 8 और 9 2022। ये 2 दिन आप अभी से सुरक्षित कर ले, क्योंकि इस कार्यक्रम में स्वामी श्री रामदेव जी बाबा, चाणक्य नीति के मनोज जोशी, युवा गीतकार मनोज मुंतशिर जैसे गणमान्य व्यक्ति की उपस्थिति में ये 2 दिवसीय कार्यक्रम और भव्य और यादगार होगा। मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि देश के उत्थान के लिए आप सब एकल श्री हरि के कार्य से जुड़े और अपना अमूल्य समय दें और सहयोग भी दें, क्योंकि सेवा कार्य में जो आत्मीय अनुभूति होती है वही जीवन का सच्चा सुख है, परम आनंद है। तभी तो कहते हैं सेवा ही परम धर्म है। एकल श्री हरि की यात्रा को लेकर एक छोटी सी लघु फिल्म बनाई गई है। मैं अपनी रजत जयंती सहयोगी सहसंयोजिका मंजू केडिया जी और साथ ही में श्रीमती उषा गोयल, डॉक्टर निर्मला पेड़ीवाल, डॉक्टर साधना मोड़, ये हम बोलते 5 मूर्तियों की तरह काम कर रहे हैं। तो
मैं महामहिम माननीय राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी से आग्रह करती हूँ कि वो इस फिल्म का उद्घाटन करने की कृपा करें। जय श्री राम, जय जय श्री हनुमान। नमस्ते। अब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सत्यनारायण जी काबरा से निवेदन करूंगा कि वो आज के मुख्य अतिथि श्रद्धेय श्री कोश्यारी जी का सम्मान करें। एकल अभियान के केंद्रीय अभियान प्रमुख श्री माधवेंद्र सिंह जी हमारे बीच हैं। उन्हें मैं संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। आप एकल के केंद्रीय कार्यकारिणी के महामंत्री भी हैं और साथ ही ट्रस्ट बोर्ड के सदस्य। आज आप एकल अभियान में गत 16 वर्षों से पूर्णकालीन सेवा दे रहे हैं। आपका केंद्र दिल्ली है। श्री माधवेंद्र सिंह जी। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान महाराष्ट्र के राज्यपाल महामहिम भगत सिंह कोश्यारी जी, ये हमारी पूर्णकालिक परंपरा के हमारे पूर्वज हैं, वरिष्ठ हैं। उनके समक्ष हमको बोलना ये हास्यास्पद जैसा मुझे लग रहा है। मंच पर विराजमान श्री हरि सत्संग समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सत्यनारायण काबरा जी तथा अन्य सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण एवं इस सभा कक्ष में उपस्थित सभी श्री हरि के कार्यकर्तागण, सदस्यगण एवं शुभाकांक्षी भाइयों बहनों, समय की मर्यादा है। बिना भूमिका के कुछ बातें मैं कहना चाहूँगा। विश्व का इतिहास हमें जानकारी देता है कि हमारा पड़ोसी राष्ट्र अफगानिस्तान, कुछ वर्ष पहले वहाँ एक घटना घटी थी। इतिहास के जानकारों को भी याद है और समाचार पत्र पढ़ने वालों के ध्यान में भी है कि जब विश्व की सबसे बड़ी भगवान बुद्ध की प्रतिमा जो बामियान नामक स्थान पर विराजित थी, उसको तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था। और ये करने वाले कुछ लड़ाके अफगानिस्तान में प्रवेश कर गए थे। उन्होंने यह कार्य किया था। इस घटना पर संपूर्ण विश्व बिरादरी में खलबली मची और उस खलबली के परिणाम स्वरूप अमेरिकी प्रशासन ने अफगानिस्तान पर की परिस्थिति पर हस्तक्षेप करने का प्रयत्न किया। हस्तक्षेप का प्रभाव दिखाई पड़ा और समाचार माध्यमों से प्रसारित हुआ कि तालिबानी लड़ाके अफगानिस्तान छोड़कर चले गए, किंतु यह समाचार पूरा सच नहीं था, आधा सच था। तो सच क्या था? सच यह था कि इस दबाव के कारण तालिबानियों के नेता तो अफगानिस्तान छोड़कर चले गए थे, किंतु लड़ाके वहीं रह गए थे।
जो कालांतर में अमेरिकी प्रशासन के आग्रह पर जब अफगानिस्तान में लोकतंत्र की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, उस समय राजनीति में, सेना में, पुलिस में, सब जगहों पर जो जो महत्वपूर्ण स्थान थे, सब में उन लड़ाकों ने स्थान प्राप्त करने का प्रयास किया और सफलता पाई। समय लगा, लेकिन साधना करते रहे वे, और अंततः वह दिन भी आया जब उन्होंने अपने आकाओं को यह समाचार देने में का अवसर प्राप्त किया कि अब आप पुनः आ सकते हैं हमारे अफगानिस्तान की ओर, हमला करने का उचित समय है। वर्तमान के समाचार सबको ध्यान में हैं। जैसे ही लड़ाकों ने हमले की योजना बनाई, वैसे ही अनेक वर्षों से जमी हुई अमेरिकी सेनाएं अफगानिस्तान छोड़कर चल पड़ी। अमेरिका का शासन बदला और अमेरिकी सेनाओं ने वापसी शुरू की। अफगानिस्तान का समाज लावारिस स्थिति में छोड़कर सेनाएं चली गई। लावारिस स्थिति का आकलन अगर करें तो एक दृश्य सबके हृदय को पिघलाने के लिए पर्याप्त है। वो दृश्य था जान बचाने की उधेड़-बुन में एक नागरिक उड़ने के लिए तैयार हवाई जहाज के पहिए को लटक कर देश छोड़ना चाहता था। उसको पता था कि मैं मर जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा, लेकिन फिर भी वो चाहता था कम से कम अफगानिस्तान की सीमा के बाहर गिरूंगा तो शायद बच जाऊं, शायद अच्छा जीवन मिल जाए। इस भाव से उसने अफगानिस्तान के उस जहाज का पहिया पकड़कर यात्रा करने की हिम्मत जुटाई। इतना विभत्स रूप, ये रूप कैसे बना, कैसे? मन में एक प्रश्न आता है कि ये समाचार हमको क्यों बताया जा रहा है। आज के श्रीहरि के इस कार्यक्रम में अभियान के महामंत्री महोदय ये अफगानिस्तान की घटना हमको क्यों बता रहे हैं? आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं कि भारत और अफगानिस्तान, इन दोनों की परिस्थितियों में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। अंतर है तो केवल आकार का। अफगानिस्तान छोटा था, इसलिए कम समय लगा, और कम समय में उन्होंने अफगानिस्तान पर के सब महत्वपूर्ण स्थानों पर अपने व्यक्ति बैठाए और कब्जा कर लिया। आपसे कोई पूछे कि क्या भारत में ऐसा हो सकता है, तो आपका उत्तर होगा कि नहीं, भारत में नहीं संभव। कभी था, लेकिन अब आज नहीं संभव। क्यों नहीं संभव है? तो हमारी मजबूत सेनाएं हैं, आधुनिक शस्त्रास्त्रों से भरपूर हैं सेनाएं, बहुत मजबूत इच्छा शक्ति वाला राजनीतिक नेतृत्व है, इसलिए भारत में अब संभव नहीं है। मेरा मत दूसरा है। अफगानिस्तान में भी बहुत मजबूत इच्छा शक्ति वाला राजनीतिक नेतृत्व था, पुलिस थी, उनकी अपनी सेना थी, आतंकवादियों की तुलना में कई गुना अधिक सेना के जवान थे, किंतु जब हमला हुआ तो सब धरा रह गया और सेना के आधे जवान युद्ध करते हुए शहीद हुए और आधे जवान आतंकवादियों की टोली में मिल गए, उनकी ओर से लड़ना शुरू कर दिए। पुलिस का भी यही हाल रहा और सरकार का भी यही हाल हुआ। आधी सरकार चली गई लड़ाकों के फेवर में और आधी सरकार देश छोड़कर भागने के लिए तत्पर हो गई। क्यों? क्योंकि समाज साथ नहीं दे सका, समाज संगठित नहीं था, इसलिए अफगानिस्तान की यह दुर्दशा हुई। भारत का भी वही हाल है। सन 46, 45, 46, 47 इन वर्षों में, बुजुर्ग लोग यहां बैठे हुए हैं कई, भारत का जो दृश्य था, एक राजनीतिक दल ने विचार दिया था कि भारत दो राष्ट्रों का मेल है, दो विचारधाराएं हैं, इसलिए ये दोनों एक साथ नहीं रह सकती हैं। हमको हमारी विचारधारा के पोषण के लिए स्वतंत्र राष्ट्र मिलना चाहिए। जब आंदोलन का प्रभाव नहीं पड़ा तो मतदान हुआ और मतदान में उस विचारधारा के, उस धर्म के धर्मावलंबी जितने थे, सब ने अलग राष्ट्र बनाए जाने के लिए मतदान किया। किंतु परिणाम क्या हुआ? जब उनकी मांग मान ली ब्रिटिशर्स ने, तो राष्ट्र तो अलग बन गया,
किंतु क्या वो सारे मतदाता जिन्होंने अलग राष्ट्र बनाए जाने की मांग की थी वो चले गए? सच कुछ दूसरा है। जो अफगानिस्तान के साथ हुआ था, तालिबानी लड़ाके वहीं रह गए थे, उनके नेता गए थे। ठीक वही दृश्य भारत का बना। नेता तो चले गए जिनको सरकार बनाने की, शासन करने की इच्छा थी, शेष यहीं रह गए। और शेष जो बचे यहां, वो अलग थलग पड़ गए, ऐसा नहीं हुआ। यहां के राजनीतिक दलों में सम्मिलित होकर लोकतंत्र की प्रक्रिया का अंग बने और राष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण पद तक सुशोभित करने का अवसर प्राप्त किया। सेना में, पुलिस में, सब जगह पर उन्होंने स्थान बनाया, महत्वपूर्ण स्थानों पर बैठने में, पहुंचने में सफलता प्राप्त की। उसमें से कितने देशभक्त हैं, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है आज भी। हम अफगानिस्तान से अलग हो सकते हैं केवल एक बात में कि हम संगठित हैं। सन 47 का दृश्य, तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो स्थिति थी, और आज का दृश्य, समान विचार परिवार की जो शक्ति उभरी है। भारत के गांव-गांव में 4 लाख गांवों तक एकल अभियान ने अपनी ज्योति पहुंचाने का प्रयास किया है। ये सब जो संभव हुआ, ये आप सबके सहयोग से संभव हुआ है। आज के इस अवसर पर मैं आपको यही जानकारी देना चाहता था कि अफगानिस्तान से पृथक रूप में यदि भारत को देखना है, भारत को सुरक्षित देख रखना है, तो इस जैसे सामाजिक संगठनों के प्रति आपका लगाव बना रहना आवश्यक है। क्योंकि अगर संगठन के प्रयत्नों से समाज में एकता स्थापित हो सकी तो निश्चित रूप से देश बचेगा। सरकार कभी देश नहीं बचाती है। सरकार की हिम्मत तब पड़ती है जब जन समुदाय सरकार के साथ खड़ा होता है, सरकार की हिम्मत बंधाता है। चिंता मत करो, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तब सरकार के नेतृत्वकर्ता भी कुछ भी निर्णय करने के लिए हिम्मत जुटा पाते हैं। आज भारत उसी मोड़ पर खड़ा है। इसलिए आप सब श्री हरि सत्संग समिति का मजबूती के साथ सहयोग करते रहें, संरक्षण प्रदान करते रहें। सत्संग समिति की ओर से, संपूर्ण एकल अभियान की ओर से मैं आपको यह आश्वासन देता हूं कि आप संरक्षण देते रहें, हम आपको सुरक्षित भारत देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद माधवेंद्र जी। हम भी आपको आश्वासन देते हैं कि मुंबई चैप्टर के सभी सदस्य इस बात के लिए आगे से आगे बढ़ते रहेंगे कि हम इस बात पर मुझे एक 4 पंक्ति अटल जी की याद आ गई कि बाधाएं आती है आए गिरे प्रलय की घोर घटाए, बाधाएं आती है आए गिरे प्रलय की घोर घटाए, पांवों के नीचे अंगारे सिर पर पड़ते हैं यदि ज्वालाएं, निज हाथों से जलते जलते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। आप सबके साथ से हम जरूर आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। और अब हम बढ़ते हैं। जिन लोगों ने इन 25 वर्षों में एकल श्री हरि को अपने सहयोग से एक नई ऊंचाई प्रदान की है, उनका हम सम्मान करने जा रहे हैं। राज्यपाल महोदय उनका सम्मान करेंगे। एक एक करके मैं नाम बोलूंगा। मेरा अनुरोध है आप यथाशीघ्र मंच पर आ जाएं और राज्यपाल जी से अलंकरण ग्रहण करें। सबसे पहले श्री वरुण और ज्योति जी काबरा। वरुण, उसके बाद श्री गोपाल जी और उषा जी कंदोई तैयार रहे। उस तरफ से आ जाए। श्री गोपाल जी और उषा जी कंदोई, उसके बाद श्री रमाकांत जी और सुषमा जी टिब्रेवाल तैयार रहे। जोरदार तालियों के साथ
परागता एक मिनिट थांबव एक मिनिट। श्री रमाकांत जी एंड सुषमा जी टिब्रेवाल, इसके बाद श्री सी नारायण जी एंड मीना जी अग्रवाल। मॅडम मध्ये आले। श्री नारायण जी और मीना जी अग्रवाल, इसके बाद श्री विजय जी और श्रीमती मंजू जी केडिया। श्री विजय जी और मंजू जी केडिया और इनके बाद श्री सुरेश जी और मंजू जी खंडेलिया। श्री सुरेश जी एवं मंजू जी खंडेलिया, इनके बाद श्री महावीर प्रसाद जी और रेखा जी गुप्ता, श्रीमती रेखा जी गुप्ता। श्री महावीर प्रसाद जी एवं श्रीमती रेखा जी गुप्ता, इनके बाद श्री रामविलास जी और श्रीमती अमिता जी अग्रवाल। श्री रामविलास जी एवं श्रीमती अमिता जी अग्रवाल, इनके बाद श्री रामावतार जी और श्रीमती गायत्री जी मोदी। श्री रामावतार जी और श्रीमती गायत्री जी मोदी, और इनके बाद श्री राम प्रकाश जी और श्रीमती शारदा जी भूपना। बाद में अच्छा, श्री राम प्रकाश जी और शारदा जी भूपना, इनके बाद श्री चंद्र प्रकाश जी और चंद्रकांता जी सिंघानिया। श्री चंद्र प्रकाश जी और चंद्रकांता जी सिंघानिया। चंद्र प्रकाश जी हमारे बहुत कर्मठ और बहुत बड़े दानदाता हैं। इसके बाद श्रीमती रमा घनश्याम जी पहलजानी। मैडम घनश्याम जी भी आगे, घनश्याम जी और रमा जी पहलजानी। श्री रमा जी और घनश्याम जी पहलजानी, इनके बाद हमारे कार्याध्यक्ष श्री महेश जी मित्तल। पराग भाई हमारे कार्याध्यक्ष श्री महेश जी मित्तल सूरत से खास इस कार्यक्रम के लिए पधारे। जोरदार तालियों के साथ श्री मंगल प्रभा जी लोढ़ा और श्रीमती मंजू जी लोढ़ा से निवेदन करूंगा कि वो भी मंच पर आए। मैं हमारे ट्रस्ट बोर्ड के अध्यक्ष श्री प्रदीप जी गोयल से निवेदन करूंगा, कृपया वो मंच पर आए।
श्री प्रदीप जी गोयल। धन्यवाद सभी का। अब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सत्यनारायण जी काबरा से निवेदन करूंगा कि वो अपना उद्बोधन दे। आपके नेतृत्व में एकल श्री हरि ने गत कई वर्षों में नई ऊंचाइयों को छुआ है। श्री सत्यनारायण जी काबरा। आज यहाँ पर उपस्थित हम सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमको इस एकल अभियान से जुड़ने का अवसर मिला है। एकल अभियान आज विश्व का सबसे बड़ा एनजीओ वर्क है और श्री हरि इसी एकल अभियान की 5 वर्टिकल में से उसका सबसे महत्वपूर्ण, सबसे डिफिकल्ट और सबसे महत्वाकांक्षी वर्टिकल है, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। आपको श्री हरि सत्संग की पिछले 25 वर्षों की यात्रा की जानकारी तो दी गई। मैं सिर्फ यहाँ पर पिछले 1.5 वर्ष की यात्रा की बात करूंगा। मार्च 2020 में जब कोरोना के कारण पूरे देश भर में लॉकडाउन घोषित कर दिया गया और हमको ऐसा लगा कि अभी कम से कम 1 वर्ष तक तो हम कुछ भी कार्य नहीं कर सकेंगे। आज हमारा श्री हरि का जो कार्य है, हमारे कार्यकर्ता है, हमारे कथाकार है, उनके प्रवास के ऊपर, उनकी जनसभाओं के ऊपर निर्भर करता है, तो जो कि लॉकडाउन के अंदर बिल्कुल संभव नहीं थी। लेकिन उसी समय हमारे प्रणेता श्री श्याम जी गुप्त ने एक नई योजना की घोषणा की। इस योजना को उन्होंने नाम दिया विचार क्रांति योजना। और इस योजना के अंतर्गत हमारे मुंबई श्री हरि की लगभग 70 बहनों को विचार क्रांति कमांडर का रूप दिया गया। विचार क्रांति कमांडर। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा या शायद विश्वास भी नहीं हो, इन 70 बहनों के नेतृत्व के अंदर अप्रैल, मई, जून 2020 इन 3 महीनों के अंदर हमारे कार्यकर्ताओं का, श्री हरि का, देश के 3.5 लाख गांव में से 16 लाख कार्यकर्ताओं से संपर्क स्थापित हुआ। ये तो हमारे कार्यकर्ता थे। और फिर आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे इसी विचार क्रांति योजना के कारण हम देश के 4 लाख छोटे छोटे गांवों को, वनवासी गांवों को कोविड की चपेट से आने से बचा सके। देश में कोविड का जितना प्रभाव हुआ उसका सिर्फ 0.5% इफेक्ट इन 3 लाख गांवों के अंदर हुआ, जहां की जिन इन 3 लाख गांवों के अंदर किसी प्रकार की सुविधाओं की, इंफ्रास्ट्रक्चर की संभावना ही नहीं थी। लेकिन श्री हरि के इस अभियान के कारण हम इन गांवों को उससे बिल्कुल अलग रख सके। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था अपने आप में। और मुझे खुशी है, मुझे गर्व है कि ये जो 70 बहनें जो थी, मातृशक्ति जो थी, उनमें से बहुत सी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं महाराष्ट्र की राज्यपाल महामहिम श्री कौशल जी की उपस्थिति में उनको धन्यवाद करता हूं, उनका सम्मान करना चाहता हूं।
और फिर आते आते 1.5 वर्ष करीब हो गया, एक चमत्कार हुआ है। चमत्कार क्या हुआ है? हम लोग, जैसा बताया गया, मार्च 2020 तक हमारा सपना था कि सन 2040 तक हम 70,000 गांवों से बढ़ करके देश के 2 लाख गांवों तक अपने संस्कार केंद्र स्थापित करने का हमारा लक्ष्य था। लेकिन इस विचार क्रांति योजना के अंदर जो कुछ परिणाम हमको सामने आए, जो कुछ नए 16 लाख कार्यकर्ता हमको मिले, उसके कारण से हमने आज के दिन ये जो हमारा लक्ष्य जो था 2 लाख गांवों में संस्कार केंद्र स्थापित करने का, उसको बढ़ा करके 4 लाख गांवों में संस्कार केंद्र स्थापित करने का कर। और ये काम जो हम सन 2040 में पूरा करने वाले थे, आज हमारा लक्ष्य रखा है कि यह काम सन 2030 तक हम पूरा कर सकेंगे। और जब इन 4 लाख गांवों के अंदर श्री हरि के संस्कार केंद्र चलने लगेंगे, जब इन 40 करोड़ गांव वासियों को हम हमारी संस्कृति में वापस ला सकेंगे, मैं आपको विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि वो दिन देश में पुनः हमारी प्रिय, जिसका हम सपना देखते हैं, ऐसे भारत की, ऐसे जिस भारत को हम विश्व गुरु भारत के रूप में देखना चाहते हैं, उस सपने की उस दिन स्थापना होगी। और आगे चल करके यही हम परिणाम आगे देखेंगे कि भारत विश्व गुरु भारत देखने को यहाँ पर उपस्थित हमारे वो जो नौजवान लोग हैं, नव पीढ़ी है, उनको निश्चित रूप से भारत को पुनः विश्व गुरु देखने का मौका मिलेगा। तो ये श्री हरि की हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। इसके अंदर मुझे आप सब लोगों से सहयोग चाहिए, आप सब लोगों का आशीर्वाद चाहिए। आप जैसे लाखों लोग जो है मिलकर ही हमारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। धन्यवाद। अभी एक के बाद मुझे सूचना दी गई है कि हमारे बहुत सारे दानदाता यहाँ पर उपस्थित है। उनमें से मुझे एक समाचार मिला है कि रमाकांत जी टिब्रेवाल, उन्होंने इस अवसर के ऊपर श्री हरि को एक श्री हरि रत्न देने का अपना मन है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और इसी प्रकार की प्रेरणा आप सब लोगों को मिले, यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। आदरणीय काबरा जी ने मिलकर काम करने की बात कही। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि हम एक बने, हम नेक बने, मिलकर करें हम अच्छे काम। जब तक नहीं मिलेगा शिखर तब तक नहीं करेंगे आराम। सिर्फ बातों से कुछ नहीं आता बदलाव, सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं आता बदलाव। खुद को अंदर से बदलना होगा। अंधेरा नारों से नहीं भागता और खुद को दीपक बन के निखरना होगा, खुद को दीपक बन के निखरना होगा। हम सबको तैयारी करनी है। आदरणीय काबरा जी के सपनों के भारत को हम पूरा करेंगे, ये हम सब आज प्रतिज्ञा लेते हैं। श्री राधा किशन जी दमानी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। आपका सहयोग संस्था को हर वक्त मिलता रहता है, हम आपका अभिवादन करते हैं। श्री कैलाश जी अग्रवाल भी आज हमारे साथ हैं, हम आपका अभिवादन करते हैं। श्री सुरेंद्र जी विकल हमारे अग्रणी कार्यकर्ता, ये स्वस्थ होकर आज हमारे बीच वापस आए हैं, हम आपका भी अभिवादन करते हैं। अब मैं कार्यक्रम के अंतिम चरण में महामहिम राज्यपाल जी के उद्बोधन से पहले आपका सूक्ष्म परिचय देने के लिए रजत जयंती कार्यक्रम की सह संयोजिका व मुंबई महिला समिति की उपाध्यक्षा श्रीमती मंजू जी केडिया को आमंत्रित करता हूं।
एक श्री हरि के इस सभागृह में उपस्थित सभी को एकल प्रणाम। जय सिया राम, जय हनुमान और बीती हुई दिवाली की राम राम। आज एकल श्री हरि के रजत जयंती समापन समारोह के इस मंगलाचरण के अवसर पर भारत की देवभूमि उत्तराखंड के प्रतिनिधि तथा भारत की सनातन चेतना के मुख्य प्रवक्ता महामहिम राज्यपाल सम्माननीय श्री भगत सिंह जी कोश्यारी का सर्वप्रथम मैं पूरे एकल श्री हरि की तरफ से वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज राज्यपाल जी ने कहा कि उनके परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है, ये बात एकदम सही भी है, लेकिन ये मेरे लिए बड़े गर्व का विषय है कि मुझे आज ये दायित्व सौंपा गया कि मैं उनका परिचय दूं। भारत की सांस्कृतिक और संस्कार के आप व्याख्याता हैं और हमें यह बताते हुए बड़े गौरव का अनुभव है कि एकल अभियान के प्रारंभिक दौर में आप उसके ध्वजवाहक रहे हैं। अतः ऐसे सहज सरल किंतु भारत की संस्कृति के सजग प्रहरी के रूप में विख्यात आदरणीय श्री कोश्यारी जी को हम अपने बीच पाकर के गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आपका जन्म 17 जून 1942 को उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के पालना धूरा चेतावगढ़ में हुआ। आपकी उच्च माध्यमिक शिक्षा भी उत्तराखंड में हुई। आपने बहुत ही कम आयु में आरएसएस को ज्वाइन किया। आपने अपने कठिन परिश्रम से अपने समक्ष आने वाले सारे अवसरों का लाभ उठाया। आप एक अच्छे शिक्षक, लेखक, पत्रकार और सफल राजनीतिज्ञ तो हैं ही। वर्ष 2001 से 2002 तक आपने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पदभार संभाला। आपकी 2 पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी है। उत्तरांचल प्रदेश क्यों और उत्तरांचल संघर्ष एवं समाधान। आपने 5 सितंबर 2019 को महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। इतना ही नहीं, 19 अगस्त 2020 से 14 जुलाई 2021 तक गोवा के राज्यपाल के अतिरिक्त पदभार को भी संभाला। आपके बहुआयामी व्यक्तित्व की इससे बड़ी क्या मिसाल हो सकती है कि स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी ने सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार किया कि उन्हें आपके मार्गदर्शन में काम करने का सम्मान मिला है। ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी श्री होशियारी जी के लिए मन श्रद्धा और आदर से झुक जाता है। उनके लिए 2 लाइन कहना चाहूंगी। ना थके पैर कभी, ना कभी हिम्मत हारी है, साहस से कुछ कर दिखाने का सफर अभी भी बाकी है। ऐसे व्यक्तित्व के सामने मन और मस्तिष्क हमेशा श्रद्धा से झुक जाता है। जय श्री राम। यशवी लोढ़ा कुछ वनवासियों के लिए आदरणीय कोश्यारी जी को कुछ देना चाहती हैं। यशवी लोढ़ा प्लीज। थोड़ा पीछे बैठो। और क्या दादा दादा अरे पीछे आ जाओ। बहुत जोरदार तालियों के साथ यशवी लोढ़ा एकल श्री हरि के साथ जुड़ना चाहती है और वनवासी के लिए कुछ उन्होंने तैयार किया है जो आज लेकर आई है। अब मैं आदरणीय राज्यपाल श्री भगत सिंह जी कोश्यारी को आशीर्वाद वचन देने के लिए नम्र निवेदन करता हूँ। सर।
एकल श्री हरि सत्संग समिति मुंबई के रजत जयंती समारोह की प्रारंभिक बेला में, और आज बताया गया कि दिवाली स्नेह सम्मेलन भी है, और स्नेह यहाँ काफी मिल रहा है, मुझे लगता है ठीक ही है। तो आप सब लोगों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो घर में हो, सब मेरे भाई बहन जैसे बैठे हैं, कुछ चाचा चाची सब कुछ ही दिवाली मिलन जैसा लग रहा है। अब अपने बीच में समिति के प्रेसिडेंट, राष्ट्रीय प्रेसिडेंट श्री सत्यनारायण काबरा जी, एकल श्री हरि सत्संग समिति के प्रेसिडेंट श्री विजय केडिया जी, महिला अध्यक्षा अगन्या मीना अग्रवाल जी, और अभी जिनका आप उद्बोधक, ऐसा उद्बोधन, प्रेरक उद्बोधन सुन रहे थे, जब अफगानिस्तान की बात सुन रहे थे, उस बोल रहे थे, तो थोड़ी देर आप लोगों को लगा होगा कि 26/11 की घटना तो पुरानी हो गई है, क्यों माधवेंद्र जी फिर कहकर उसकी बात बोल रहे हैं। लेकिन वो प्रचारक है, कोई कार्यकर्ता है, और अपने ढंग से कहने का और विषय को प्रस्तुत करने का उनका एक अनूठा अपना तरीका होता है। तो ऐसे हमारे एकल अभियान के जनरल सेक्रेटरी श्रीमान माधवेंद्र सिंह जी, और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ मित्र, उपस्थित भाई और बहनों, मुझे लगता है कि बहुत कुछ हमारे सत्यनारायण जी ने बोल दिया है, माधवेंद्र जी ने बोल दिया है, और अब आप सब लोगों को मुझे ऐसा लगता है कि आप भले ही आप ऐसे कम लोग इन केंद्रों पर जाते होंगे, कितने लोग गए होंगे इनमें से? इतिहास बड़े खत करो, आधे भी नहीं होंगे। तो मैंने इसलिए कहा, आप भले ही वहां नहीं जाते, लेकिन आपको ये अनुभूति है और आपको ये दर्द है उन गांवों का, उन इलाकों का, उन पिछड़े इलाकों का, विशेष करके आदिवासी वनवासी इलाकों का। एक सच्चे भारतीय के नाते आप सब के अंदर कहीं न कहीं उनके प्रति सद्भाव तो रहता ही है, और हम करते कितना है, कर कितना सकते हैं, ये आप पर कम निर्भर करता है, बल्कि आपके पास जो पहुंचने वाले हैं कि भाई देखो आप सब हनुमान हैं, आपकी बड़ी ताकत है, और आप जो अगर जग जाओ तो ये वनवासी तुरंत ही बंबई वासी बन जाएंगे। ऐसा प्रेरणा देने वाले लोग हैं, जैसे हमारे माधवेंद्र जी आए, तो ऐसा प्रेरणा देने वाले हैं। तो इसलिए स्वाभाविक है कि ऐसी संख्या बढ़ती जाती है। जितनी जितनी इनकी संख्या बढ़ेगी, उतनी उतनी आप सब लोगों का एक प्रकार से अपनी ताकत का आपको स्मरण होगा, और जब ताकत को स्मरण होगा तो केवल रुपया पैसा दे करके नहीं, केवल एक अभी आपने हरि कथा के लिए गाड़ी दी, उससे नहीं, बल्कि एक प्रकार से उन वनवासी बंधुओं के साथ एकदम एकात्मता होना, तादात्म्य होना, ये बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए थोड़ा सा धन अर्जन के बाद दे देना, ये तो आप लोगों के स्वभाव में है। और कुछ परिवार तो भारतवर्ष में ऐसे हैं कि जो युगों युगों से अगर 10 पैसा कमाएंगे तो कम से कम 1 नहीं 2 नहीं तो 1 पैसा तो दान करते ही करते हैं। परंपरा है हमारी बहुत से परिवारों की। लेकिन उससे आगे अर्थात हम ऐसे जो हमारे वनवासी बंधु हैं उनके साथ ऐसा तादात्म्य करें कि जैसे अभी हमारे
काफी दिन पहले आजकल हमारे पूर्व राज्यपाल है पद्मनाभन जी आचार्य जी, कितने और उनके साथ हमारे कितने संघ के प्रचारक हैं। यानी कल्पना करें कि आज नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल शांति है, और हम में से जो जितने 60 साल के 50 साल के ऊपर के लोग हैं, और बहुत से लोग तो आप में से वहां गए भी होंगे, हो सकता है आपका बिजनेस भी होगा, क्यों कितनी अशांति थी, कितनी असुरक्षा थी। ये कोई आज केंद्र में अच्छी सरकार आएगा उसका भी परिणाम है, लेकिन उससे पहले उसकी जो भूमिका, उसके जो प्रयास किए गए, वो ऐसे लोगों के द्वारा जिन्होंने जीवन अपने माँ बाप ने शिक्षा दी, शिक्षा पूरी की, माँ बाप के प्रति लाडले हैं, लेकिन घर बार छोड़ करके डॉक्टरी पास की है, एमएससी किया है, MA किया है, और जाकर के वहां वर्षानुवर्ष उन लोगों के बीच में रह करके, और बहुत से लोग तो जिनके घर में कभी मीट न खाया जाता हो, मांस, उन्होंने कहा चलो भाई काम खड़ा करना है तो करो, कल को हमारा तो छूट ही जाएगा, इनका भी छुटा देंगे, परंतु इनके साथ रहना कितना कैसा किया होगा। अब आज देखिए कि वहाँ कितना सुंदर वातावरण है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम जब प्रत्यक्ष ऐसे गरीब, जैसे यहाँ झुग्गी झोपड़ी होते हैं, ऐसे गांव के अंदर वनवासी लोग जो हैं, ये आज भी अनेक सुविधाओं से वंचित है। आपको पता नहीं होगा कि सरकार ने FRA किया है, फॉरेस्ट राइट एक्ट दिए हैं, उसके अंदर उनको जंगल में, क्योंकि जंगल के नियम बड़े खराब है, जंगल मत काटो, एक भी मत पेड़ काटोगे तो जेल चले जाओगे, बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे जीवन जो बताते हैं, उनके जो अधिकार है वो उनको कैसे मिले, और उनके बीच में हम कैसे एक वो ये अनुभव करें कि हम और आप दूसरे नहीं हैं। उनको ये लगना ही नहीं चाहिए कि ये मुंबई शहर में रहने वाले और उस दूर पर्वतों के बीच, उन दूर जंगलों के बीच वो रहने वाले एक ही है, उनके और आपके बीच की आत्मा एक ही है, ये अनुभव कराना होगा। तो भी आप देख रहे थे कि कैसे हमारे सत्संग के माध्यम से, किस प्रकार से कथाओं के माध्यम से, किस प्रकार के एकल विद्यालय शुरू करके एकल शिक्षक के माध्यम से, किस प्रकार से उनको साथ लाने का पिछले 25 वर्षों में, कुछ जगह से पहले भी प्रयास थे, वो प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन ये प्रयास हम कैसे करेंगे, इसको कैसे क्या दिशा दे सकते हैं? क्योंकि मुझे यहाँ राज्यपाल के रूप में भेजा गया, तो मुझे पता था कि हाँ, ये जो ट्राइबल्स हैं उसके लिए राज्यपाल को विशेष अधिकार है, लेकिन देखा कि अधिकारीगण, उनके जो सरकार की मंशा पूरा ही नहीं हो रही है। हमने देखा कि उनके लिए कानून बना दो, जरूरत नहीं कि संसद में जाओ, वहां से पास हो, नियम ऐसे कि राज्यपाल ही कर सकता है। तो मैंने उनके बहुत से कानून ऐसे कर दे, उन लोगों को लगा कि अच्छा, जहां आप जो कर सकते हैं, आप पैसा दे सकते हैं, धन दे सकते हैं, और चीज दे सकते हैं, अधिकारी कुछ और कर सकते हैं, सरकार कुछ और कर सकती है। हम कहां न कहां किस किस माध्यम से उनको सहायता करके अपलिफ्टमेंट कर सकते हैं, उनका उत्कर्ष कर सकते हैं। इसके लिए ये अत्यंत चिंता का विषय है और उसको प्रयास किए जा रहे हैं। अब आदरणीय शरद जी लगभग मेरी उम्र के हैं, लेकिन हर देश इसी काम में लगे हैं, तो आप सब लोगों को उनसे प्रेरणा लेकर के आप भी काम कर रहे हैं। पर हमसे भी प्रेरणा लेकर कोई काम करे तो वो तब होगा जब हम तन, मन और धन तो आप देते हैं, मालूम है, लेकिन उसके साथ तन और मन देने की भी कैसे हमारी मदद स्थिति हो, उसके लिए भी अगर हम प्रयास करेंगे तो लगेगा कि हम क्या कर सकते हैं। अब उदाहरण देना चाहता हूं आपको, मैं यहाँ राज्यपाल बना तो मेरी आदत था जरा शहर में घूमने की कम है, और मीना जी कह रहे थे भी खाना खा के जाओगे, मैंने कहा भैया मैं बिना तेल मिर्ची घी की खिचड़ी खाता हूँ बिना उसकी, तो बोले नहीं वैसी बन जाएगी। मैंने कहा वो छोड़ो, तो देखेंगे, लेकिन उनको आपके जैसे खाना कब मिलेगा, कल्पना करो। तो इसलिए मैं क्या कोशिश करता हूँ, उनके बीच में जाओ, उनके दुख दर्दों को सुनो, और उनकी क्या जरूरत है, क्या कर रहे हैं,
अब जो ही मैंने दौरा शुरू किया, आपको पता है इस मुंबई से आप 100 किलोमीटर दूर पालघर आगे चले जाइए, वहां उन आदिवासियों के लिए, उन बनवासी बंधुओं के लिए न तो सड़क है न वहां मोबाइल है। मैं उनके बीच में गया, अच्छा काम कर रहे लोग, मोबाइल नहीं है, मोबाइल अवेलेबल नहीं है, वातावरण नहीं है, क्योंकि जंगल है, जंगल में जंगल का कानून है कि यहाँ काट नहीं सकते, टावर लग नहीं सकते। तो आज के युग में कैसा जीवन, उसके बाद भी हमारे बहुत से लोग ऐसा अच्छा काम कर रहे हैं। कोई बैम्बू के माध्यम से ऐसी ऐसी सुंदर चीजें बना रहे हैं। मैंने देखा कि एक का हमारे रमेश पतंगे जी हैं, उन्होंने एक विवेक केंद्र करके बनाया, वहाँ इतना अच्छा काम वहाँ की महिलाएं वहाँ काम में देखा, हमारे स्कूल भी चला रखा है और अपना राखी बना रहे हैं, फर्नीचर बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं। जब मैंने वहाँ देखा तो बोले कि सर आप कुछ ऐसा करेगी, ये जो हमारी राखी बन देते। अब मैंने पहले साल सारे यूनिवर्सिटी से कहा कि भाई ये बैम्बू की राखी आप बच्चों के माध्यम से उनकी बहनों को बनाइए, तो उनकी 50,000 लाख राखियां। अभी ये मैं ये कर सकता था, मेरे हाथ में ये सब तो मैं नहीं किया, और आपके हाथ में ये है कि भाई अगले बार हम जो है, अगर बैम्बू की राखी बन रही है वो बिल्कुल इको फ्रेंडली भी है, तो इको फ्रेंडली है तो फिर बैम्बू की राखी हम खरीदेंगे और औरों से भी कहेंगे खरीदे, ऐसा कर सकते हैं क्या? फिर वो मेरे पास पिछली दिवाली में आए कि देखिए हमने ये कैंडी बनाते, कंदील बनाते हैं। अब लोग बाजार से बढ़िया बढ़िया चमकदार खरीद के लाते हैं। अब उनकी जो बैम्बू के बने हुई है, कोई नुकसान भी नहीं होगा, और वो बेचारे बनवासी लोग, उनको तो पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। जब उनको लिखा कि राजभवन में लग रहा है, ये हमारे बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग हैं, इनके घरों के आगे उनकी कैंडील लग रही है, तो मंजू जी ठीक लगेगा कि नहीं? आपकी भतीजी तो सबको लगवा देते। तो ऐसे हम कैसे कर सकते हैं? ये एक पार्टिसिपेशन, सहभागिता हमारे उनके बीच में कैसे हो और उनका कैसे आगे बढ़ाया जाए। मैंने कोई पैसा दे करके अब हरीश कथा ये शुरू की है हमारे संगठन की ओर से, और भी कथा काम शुरू किए हैं। तो हम उनका सर्वांगीण विकास, क्योंकि विकास केवल आर्थिक ही नहीं, तो जैसा आपने कहा कि हम संस्कार के लिए सब काम कर रहे हैं, तो संस्कार तो बहुत बड़ी चीज है, पर संस्कार के साथ साथ वो कहेंगे कि भैया माधवेन जी ये तो आपने कथा भी करा दी, सब करा दी, परंतु वो हमारे बंगाली बंधु कहते ना वहाँ, उन्होंने कहा आइए आइए शाम को भोजन कीर्तन हमें, भोजन कीर्तन जैसे भोजन भी होगा कीर्तन भी होगा है। अब जैसे हमारे जैसे लोग हैं, हमने सोचा भोजन, हम जैसे भोजन होगा, अब कुछ भजन हुए कीर्तन हुए, अब बाद में उन्होंने कहा भोजन, अरे वो तो क्या भजन भोजन इसीलिए आखिर ये सब चीजें भी हमारे जीवन में आवश्यक है। समग्र विकास के लिए हम उस दिशा में क्या क्या सोच सकते हैं? निश्चित रूप से संस्कार के लिए भूखे पेट भजन न होय गोपाला कहते हैं ना, तो भूखे भजन न होय गोपाला है, ले 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 अपनी कंठी माला। तो इसलिए ऐसा है कि उनका आर्थिक विकास कैसे हो, उनके कैसे वो काम, उनके हाथ कौन से काम दे जाए कि जिससे वो स्किल डेवलपमेंट बढ़े, उनकी आय बढ़े, उनकी इनकम बढ़े, उनका जीवन स्तर आगे को बढ़े। ये दोनों चीजें आवश्यक हैं। उस दिशा में भी आप सबके प्रयास से, क्योंकि ये आर्थिक नगरी भी है, कैपिटल भी है, और उसके साथ साथ विद्वानों की नगरी भी है, और अनेक प्रकार से इसकी महिमा है। उस दिशा में हम और कुछ क्या प्रयास कर सकते हैं? कोई भी आप में से सोचेगा नई योजना आप लोग बना सकते हैं, उसके माध्यम से हरि सत्संग और अधिक नई ऊंचाई पर जाए और नई उसकी सफलताएं मिले, और ये हमारा समाज एक दिन हम लोगों के साथ एक रूपता अनुभव करे और ये समाज हमसे दूर न हो। उस दिशा में हम सबका प्रयास रहेगा। तो मैं सोचता हूँ कि हमारे माधवेन जी को फिर दोबारा अफगानिस्तान के घटना बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
उस दिशा में आप सबका सहयोग मिलेगा। इसीलिए फिर से आपको दीपावली की बधाई और इस सुंदर कार्यक्रम के लिए इतनी बड़ी संख्या में आप यहाँ पर आए, आप सबको मेरी बहुत बधाई। आयोजकों को विशेष बधाई। मैं बहुत थका था, लगातार 2 दिन से दिल्ली में एक किस्म से बहुत ही ओवर उसमें था, काम में था, फिर भी पहुंचा और पहुंचते ही कार्यक्रम उन्होंने कहा भाई जाना है कार्यक्रम में तो जाना है तो जाना है। फिर है तो क्वेश्चन भाई हमने क्या करना, मानो हिंदी की ही आज्ञा है तो हमने तो आना है, तो आपके बीच में आ गए, आपका सत्संग हो गया। अब मैं इसे हरि सत्संग को या जो भी हो सत्संग आपका हो गया आपके साथ में, तो इसलिए मेरे को भी शुभ अवसर मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महामहिम राज्यपाल जी। आपने जिस तरह में बताया कि किस तरह हम छोटी छोटी बातों के साथ वनवासियों के साथ जुड़े, आपके भाव सिर्फ मैं इन 4 लाइनों से कहना चाहता हूं। आपकी जो बात आपने रखी कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। और पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, तो उसने कहा तिनका उठाना पड़ता है। जैसे छोटी छोटी बातों के साथ हम कैसे वनवासियों के साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मुंबई महिला समिति की महामंत्री श्रीमती उषा जी गोयल को धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। सभी को मेरा नमस्ते। एकल श्री हरि रजा जयंती के समापन से पूर्व आज के आयोजन में महामहिम माननीय राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी की उपस्थिति ने हमारा मनोबल बढ़ाया है। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। एकल के आग्रह पर आज आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और अपने नए विचार दिए जिसके पर हम अमल करेंगे। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आए हुए सभी सामान्य अतिथियों का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने अपनी बहुत कीमती वक्त देकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। और मेरे संस्था के सभी पदाधिकारी और सदस्यगणों की भी धन्यवाद देती हूँ। अभी हमारा गीत और संगीत का कार्यक्रम होगा, सब लोग आप उसका आनंद उठाइए और बाद में भात भोजन की व्यवस्था है, उसमें सब लोग शामिल होइएगा। धन्यवाद।